हेलो प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला नया टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था जीओसी के अंदर बच्चों हम लोगों ने सारे के सारे इफेक्ट्स देखे थे। आपको पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन कहलाती है जीओसी। क्यों? क्योंकि उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सारे के सारे इफेक्ट्स है जो ओसी के अंदर अप्लाई होते हैं वो सब जीओसी में हम पढ़ लेते हैं। यानी जिसकी जीओसी फाड़ू हो चुकी है उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, कैसे दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और उनमें किस टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आ गया, जीओसी तो आपको अच्छे से आ गया होगा, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म अगर अच्छे से आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें चलना सिखाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को कैसे हम चला सकते हैं, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं। क्या है बच्चों? स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो किन किन स्टेप्स के थ्रू ये रिएक्शंस हो रही है उनकी स्टडी हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर करेंगे। ओके बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक हलवा नहीं है, इसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। और जिसने सीरियसली ले लिया तो आपको मैं कह सकता हूँ कि ये आप लोगों के लिए हलवा ही हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे? यहाँ पर A+B 2 टाइप के कंपाउंड है जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कुछ जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर A+B क्योंकि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। क्या कहेंगे बच्चों? रिएक्टेंट। नो डाउट मैं इस टॉपिक को पहले से ही पढ़ा चुका, लेकिन ब्रीफ में रिवाइज करवा रहा हूँ अभी, और उसके बाद में अगला जो इसका पार्ट होगा उससे मैं कंटिन्यू आज के लेक्चर में करूँगा। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है उसमें इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में करवा चुका, लेकिन यहाँ पर मैं आगे से भी लूँगा। अभी 5 मिनट के अंदर उसको ही रिवाइज करवा रहा हूँ। तो रिएक्टेंट के अंदर दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक तो कंपाउंड जिस पर कि दूसरा कंपाउंड अटैक करता है। तो जिस पर अटैक होता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं बच्चों? सबस्ट्रेट। और जो अटैक कर रहा होता है उसे हम कहेंगे रिएजेंट। ओके बच्चों, अगर दोनों के दोनों कंपाउंड अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो किसी को भी सबस्ट्रेट और किसी को भी हम रिएजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पर सपोज करो CH3CH2Cl जिसे हम कहते हैं क्लोरोइथेन। इसकी रिएक्शंस करवाई सोडियम इथोक्साइड के साथ में। यहाँ पर दोनों के दोनों जो रिएजेंट है ये क्या ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। तो आप किसी को भी रिएजेंट, किसी को भी सबस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो आयनिक नेचर का ज़्यादा होगा उसको हम रिएजेंट कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये रिएक्शंस होगी। एक सिंपल सी रिएक्शंस की मैं बात करूँगा। यहाँ पर NaCl है, NaCl बना करके चला जाएगा। बच्चों आपने देखा यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन की EN ज़्यादा होगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की EN ज़्यादा थी तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि NaCl तो टाटा नमक बना करके चला जाएगा। कौन सा? देश का नमक, टाटा नमक। तो आप देखिए बच्चों ये इथाइल ग्रुप है और ये वाला इथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, बनेगा आपका ईथर। ईथर बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है ये? ईथर। तो इस टाइप से ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसमें आप किसी को भी सबस्ट्रेट कर सकते हो, किसी को भी यहाँ पर रिएजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसलिए जनरली हम इसको ही रिएजेंट करते हैं। चलो बच्चों आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर देखिए रिएजेंट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों आपको, रिएजेंट क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो कि अटैक करता है। तो अटैक करने वाली स्पीसीज के बेसिस पर इसको हमने कहा एक तो इलेक्ट्रोफाइल और एक कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? नाम से पता, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को?
इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मीन्स अफिनिटी, अफिनिटी मतलब अट्रैक्ट का नाम, इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, मैं इसका थोड़ा ब्रीफ में रिव्यू करवाता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ओके, क्या होगा भैया? इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सी स्पीसीज होगी? जिसमें कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल, कौन सा? एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा, या डी होगा, या एफ होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं? सॉरी, पी डी या एस, ठीक है ना। एफ ऑर्बिटल वाले हम नहीं लेंगे, तो या तो पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल अगर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन सा? न्यूट्रल में जैसा कि हमने कहा था बोरॉन के कंपाउंड, कौन से? बोरॉन के कंपाउंड होंगे बच्चों, यस, जैसे BF3, फिर कौन सा? BCl3, आगे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, BBr3, BI3 भी ले सकते हैं, यस बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने। यहाँ पर AlCl3, एल्यूमिनियम के कंपाउंड भी यहाँ पर होंगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल। ओके, बेरिलियम का कंपाउंड भी होगा, BeCl2 हो गया। और भी हम कह सकते हैं कौन सा? ZnCl2, जिसमें एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, SnCl4 एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा, SnCl2 हो गया। और क्या होगा? H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। ओके बच्चों, नो डाउट यहाँ पर H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव भी हम लिखते हैं, जनरली ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है बच्चों, ठीक है ना, H3O पॉजिटिव। लेकिन ऑप्शन में अगर आता है, जैसे मान लीजिए AlCl3 के साथ में H3O पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल में AlCl3 को ही टिक मार करना। रीजन क्या है बच्चों? यहाँ पर इसमें ऑक्टेट कंप्लीट रहता है ऑक्सीजन का, ठीक है। लेकिन क्या होगा? ये अटैक करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो ये अटैक वहाँ पे करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। नो डाउट इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, फिर भी वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें प्योरली पी ऑर्बिटल एम्प्टी हो, या डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो, या एच ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल एम्प्टी हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल की तरह कहेंगे। यानी इसके कंपैरिजन में इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे। ऑप्शन में अगर दोनों आ रहा है नीट के अंदर या जेईई मेंस में, तो AlCl3 को टिक मार्क करेंगे। ओके, फाडू कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, यस। तो ये H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। Cl पॉजिटिव भी ले सकते हैं, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। ओके बच्चों, और हमने देखा था क्या? पोलर मल्टीपल बॉन्ड भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, यस। पोलर मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि साइनाइड बहुत टेस्टी होता है, खाना बना भाई, खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, टेस्टी होता है ये मैं बोलता हूँ, लेकिन रियल में अब ये तो आप लोगों को पता है, यस, स्वीट टाइप का होता है, ऐसे रिसेंट रिसर्च से पता चला, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेनी है। ओके, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, आप देख सकते हो, इसमें भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, तो क्या होगा पंडित जी? ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कौन बिहेव करेगा भैया? कार्बन बिहेव करेगा। यहाँ पर मॉलिक्यूल में कार्बन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी ये होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम शो एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द मॉलिक्यूल? तो आपको देखना है कि पोलर मल्टीपल बॉन्ड किससे कनेक्टेड है, ठीक है। ओबियस है कि यहाँ पर पोलर मल्टीपल बॉन्ड में ये वाला हो गया। नाउ हम और ले सकते हैं, कैसे? C के साथ में डबल बॉन्ड NH के साथ में कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं ये भी नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ऑब्वियस है ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, इस टाइप से इसको लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों? क्या होगा? मन में लड्डू फूटा, कुछ सोचा आप लोगों ने? यस, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ये? न्यूक्लियस की तरफ। किसकी तरफ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करेगा उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्ट होता है, याद रखना है आपको, न्यूक्लियस से जो प्यार करता है उसे हम कहते हैं
न्यूक्लियस लविंग। कौन करेगा? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा किसके पास में? देखो बच्चों, जैसे अमोनिया के कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। बच्चों RNH2 प्राइमरी अमाइन होगा क्या? कह सकते हैं। सेकेंडरी अमाइन? यस, कह सकते हैं। PH3? यस, ये भी होगा, PH3 हो गया, ठीक है ना बच्चों, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, वाटर, दारू तो होगी ही सही, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। अल्कोहल, अल्कोहल इज व्हाट? ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ईथर, अरे भाई ईथर तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, ये एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, थिनर है। नेल पेंट को इससे भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। एसीटोन मोस्टली यूज में आता है, लेकिन ये भी रिमूव कर सकता है, थिनर, ठीक है ना बच्चों। और कौन सा होगा? सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड कौन से होंगे बच्चों? नेगेटिवली चार्ज्ड आप देख सकते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव हो गया, ओके, H नेगेटिव हो गया, ठीक है बच्चों। साइनाइड आयन, ठीक है, नाइट्राइट, ओके, R नेगेटिव मैंने आपको बताया, एटसेट्रा, बहुत सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज्ड। ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे हैं, फाड़ू कॉन्सेप्ट है, इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम रिएक्शन का चलना सीखेंगे, या रिएक्शन कैसे चलती है वो मैं आपको बताऊंगा इन्हीं के बेसिस पर। तो आगे का कौन सा होगा और किसकी तरह बिहेव करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल और कौन सा हो सकता है? एल्किन का तो नाम सुना होगा आपने, एल्किन का नाम सुना होगा। एल्किन पोलर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते उसमें नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। और जब नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये एल्किन भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, और एल्काइन करती है, यस, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल्स मीन्स अफिनिटी, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड है, और इसीलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को देता है, लूजली बॉन्डेड। चलो एक क्वेश्चन बताओ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है या पाई बॉन्ड? कमेंट बॉक्स में लिखना, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। यस, लेकिन मैं तो वेट नहीं कर सकता, मुझे बताना पड़ेगा आंसर। तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। कौन सा बॉन्ड वीकर होता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीकर होता है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? पाई बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, जल्दी से टूटेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जल्दी से टूट जाएंगे, मतलब ये जल्दी से जा सकते हैं, इसलिए पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, दिस इज व्हाट? बेंजीन। क्या होगा बच्चों? ये बेंजीन। बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन लूप है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप होगा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन लूप, लूजली बॉन्डेड है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये याद रखना, मैंने क्या क्या आपको बता दिया, बातों में मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये डबल बॉन्ड है एल्किन, क्या बच्चों? एल्किन। तो एल्किन में डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो इस पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लिक किया? ठीक है। इस पर क्या होगा बच्चों? इस पर अगर आप देखते हो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी एल्किन एल्काइन पर इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करता है। केमिकल रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे। बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कभी सुना, मेरे मुंह से सुना होगा, रिवीजन में भी सुना होगा कि बेंजीन की जो टिपिकल रिएक्शन है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तभी तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, यानी इनकी जो रिएक्शंस होती है वो न्यूक्लियोफिलिक होती है। चलो बच्चों सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट,
व्हाट इज सॉल्वेंट? चलिए, ऐसा कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन में जनरली मीडियम प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या प्रोवाइड करता है? मीडियम। हम एटमॉस्फेरिक यानी एयर के मीडियम में प्रेजेंट है, यानी हमारी चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, तो यानी हमारे लिए मीडियम हो गया एयर। एक्वेटिक एनिमल के लिए जो मीडियम होता है वो क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है बच्चों? पानी होता है, यानी पानी के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं, मीडियम वाटर रहेगा उसमें। तो केमिकल रिएक्शंस होने के लिए भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? मीडियम की, यानी उस मीडियम में केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो पाती है, यानी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है। कभी कभी रिएक्टेंट ही मीडियम की तरफ प्रोवाइड करते हैं या बिहेव करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पर हम लेते हैं ना कि जैसे बेंजीन की रिएक्शंस करवाते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो खुद एक मीडियम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो मीडियम क्या होता है? जनरली केमिकल रिएक्शंस को मीडियम प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितने टाइप का होता है? देखो बच्चों, सॉल्वेंट है 2 टाइप का होता है। सॉल्वेंट यहां पर है 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप। एक तो होता है पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें म्यू टेंड टू 0, जब डायपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत बहुत कम हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे कि वो नॉन पोलर होगा, या 0 के आसपास होगा तो हम उसे बोलेंगे नॉन पोलर होगा। कौन कौन से ऐसे? बेंजीन का नाम तो सुना होगा, जैसे कि आपने आरजेडी का नाम सुना, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, राजेश जांगीड़ भाई, तो यस बेंजीन का तो नाम सुना होगा। यस, ये है एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। यस, नेक्स्ट है और कौन सा हो गया? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक अच्छा सॉल्वेंट है। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी एक अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से यहाँ पर हम लेते हैं। क्लोरोफॉर्म भी यहाँ पर जनरली उसको पोलर नहीं मानता है, नो डाउट एसिडिक होता है, लेकिन हम बोल देते हैं कि नॉन पोलर है, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ये भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। नो डाउट प्रोटिक ये देगा, लेकिन फिर भी बोला जाता है डायपोल मोमेंट के बेसिस पर। ओके, या इसको रहने दीजिए। यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, CH ये लिखता हूँ, CH2Cl2। ठीक है बच्चों, कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं लेनी। ठीक है, वैसे डायपोल मोमेंट उसका कम होता है जनरली, ये है। ये वाले मोस्टली सॉल्वेंट यूज में आएंगे, तो इसी की हम बात करेंगे। आगे की बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट जिसका म्यू क्या होगा बच्चों? म्यू नॉट 0 होगा, मतलब 0 या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, उसे हम बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? पोलर सॉल्वेंट। यहां पर 2 तरह के होते हैं। कौन सा? पोलर प्रोटिक, और सेकेंड वाला कौन सा होगा? पोलर ए प्रोटिक। ए प्रोटिक मतलब प्रोटॉन नहीं देता है, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन देता है। सॉल्वेंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शंस में एरो के ऊपर ये लिखे हुए रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक। जैसे प्रोटिक यानी प्रोटॉन देने वाला पानी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, देख सकते हैं। यहां पर अल्कोहल, ये भी पोलर प्रोटिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर प्रोटिक, अमोनिया पोलर प्रोटिक, अमोनिया को पोलर प्रोटिक मानते हैं। ठीक है बच्चों, प्राइमरी अमाइन पोलर प्रोटिक, HF पोलर प्रोटिक एटसेट्रा, ये सब के सब प्रोटॉन देने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें हम पोलर प्रोटिक मीडियम कहते हैं। जो प्रोटॉन नहीं देता लेकिन डायपोल मोमेंट जिनका ज़्यादा होता उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज में लेंगे पोलर एप्रोटिक में, आगे लिखते हैं पोलर एप्रोटिक। कौन सा होगा पोलर एप्रोटिक में? एसीटोन। आपको पता है एसीटोन का यूज क्या है? बहुत जरूरत पड़ने वाली भाई लोगों, आप लोगों को नेल पेंट रिमूवर के फॉर्म में काम आता है। ये जनरली 20 रुपीज़ की
बोतल मिलती है, एसीटोन, यस क्या, एसीटोन। और क्या होता है देख सकते हैं, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ये वाले स्ट्रक्चर होती है, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, DMF। एक होता है DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। डाइमिथाइल एसिटामाइड क्या होता है, यहाँ पर एसिटिक एसिड आ जाएगा, बस क्या होगा, इस वाले कंपाउंड को हम कहेंगे डाइमिथाइल एसिटामाइड। और क्या कर सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड CH3, यहाँ पर S, CH3 डबल बॉन्ड O, सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये भी एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। DMSO, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके, यस। तो HMPA भी होता है, HMPA इस टाइप का होगा, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोर एमाइड, क्राउन ईथर भी इसमें आ जाता है, क्राउन ईथर, स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी होगी तो इसलिए हम क्राउन ईथर ही लिखेंगे यहाँ पर। ये सारे के सारे पोलर एप्रोटिक मीडियम की तरह बिहेव करते हैं बच्चों, किसकी तरह बिहेव करते हैं, पोलर एप्रोटिक मीडियम, ओके बच्चों। तो सॉल्वेंट ही है, मैंने इलेक्ट्रोफाइल बता दिया, न्यूक्लियोफाइल बता दिया, सॉल्वेंट की नेचर बता दी। नाउ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है देखते हैं यहाँ पर। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन कितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है उसे हम कहते हैं कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन एक छोटा सा वर्ड और है, बेसिसिटी क्या होता है भैया, अब ये भी कंफ्यूजन है। बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी है। यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, पूछो क्या कंफ्यूजन है कि मैं यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है। बच्चों ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना। अगर H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, बेस कहलाता है। और अगर कार्बन पॉजिटिव, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल की बात की थी, कार्बन पॉजिटिव या नाइट्रोजन या मैं कहूँगा अदर ऑक्सीजन, इन सबको इलेक्ट्रॉन देता है, मान लीजिए कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए उस वाले केस में हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर इसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे या न्यूक्लियोफिलिसिटी कहेंगे। समझ आ गया बच्चों। प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन पेयर देने के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बेसिसिटी होगा। और अगर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, अगर इनको ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा या पोलर मल्टीपल बॉन्ड होगा बाद में देखेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन देता है, यानी हाइड्रोजन के अलावा किसी को भी अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी शो करता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलो ऑर्डर देख लेते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल का ऑर्डर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, मिथाइड, एमाइड, ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड। देखते हैं कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मैं बात करूं इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पर कार्बन की ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। यस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो क्या होगा, ये इधर बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी। ठीक है बच्चों, क्या कम होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी। बहुत फाड़ू कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा, और इनको बिना पढ़े आप नीट में सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रोल काफ़ी ज़्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का भी रोल काफ़ी ज़्यादा। कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये भाई सर जी प्रकट हो जाते हैं। कौन, यहाँ पर बेसिस न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला केस, यानी आपको ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा।
तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी और साथ ही साथ में क्या होगा, बेसिसिटी भी कम होगी, बेसिसिटी कम होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो कि यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्लोरीन, फिर क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या होगा बच्चों, इधर से इधर जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी देखेंगे, लेकिन इससे पहले सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि ये जो आयन है इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज़्यादा होगी, F नेगेटिव में ज़्यादा, I नेगेटिव में ज़्यादा। आपने देखा यहाँ से यहाँ पर जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे भाई, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये बात सही है गलत है? अगर शेल बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई साइज का जो रेशियो या चार्ज बाई वॉल्यूम का जो रेशियो है वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आयन नेगेटिव के बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। लेकिन अब दो केस बनते हैं यहाँ पर, पोलर प्रोटिक में एंड पोलर एप्रोटिक मीडियम में। मीडियम क्या करता है, क्या करेगा बताता हूँ। देखो पहले बात कर रहा हूँ, यहाँ तक तो आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया कि इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन मैं लिखूंगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में F नेगेटिव है इतना छोटा, लेकिन उस पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो बहुत ज़्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा। I नेगेटिव है इतना बड़ा, खुद सोचो, सॉल्वेशन होगा कम क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम है तो सॉल्वेशन हो गया कम। आयन कौन सा ज़्यादा फ्री, पोलर प्रोटिक के अंदर आयन ज़्यादा फ्री होगा, ये ज़्यादा फ्री आयन ये तो जल्दी से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ने कम घेरा हुआ, यहाँ पे ज़्यादा घेरा है तो भैया इसकी फौज ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा फौज बड़ी है तो इसका मतलब ये पहुँच ही नहीं पाएगा। पोलर प्रोटिक मीडियम में उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा, कि यहाँ पर सॉल्वेशन ज़्यादा होने की वजह से इस पर ये वाला है इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक प्रॉपर वे में नहीं कर पाता, जबकि ये जल्दी से अटैक करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पोलर प्रोटिक के अंदर इधर से इधर जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। क्या होगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, यानी I नेगेटिव बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, F नेगेटिव वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन और बात करते हैं यहाँ पर देखो, पोलर एप्रोटिक में, एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक में क्या होगा, यहां पर जैसे एसीटोन है, एसीटोन क्या होता है, यहां पर पोलर मॉलिक्यूल तो है लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, तो ये सॉल्वेशन ही नहीं करता, एनायन का सॉल्वेशन नहीं करेगा, नहीं करेगा। यानी पोलर प्रोटिक में सॉल्वेशन होता है, पोलर एप्रोटिक में सॉल्वेशन नहीं होगा। मीडियम का ये रोल है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जब ये एनायन का सॉल्वेशन ही नहीं करेगा तो चार्ज डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव में अगर बात करें तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी, चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम थी, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मिनिमम है। चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, मिनिमम है। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मिनिमम है, इसमें चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो इधर से इधर जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कौन सा मीडियम है, पोलर एप्रोटिक में बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है F नेगेटिव, देखो यहाँ पर,
और पोलर प्रोटीन में अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता I नेगेटिव, तो सॉल्वेंट का ये रोल रहता बच्चों। अब लास्ट एंड फाइनल एक और क्वेश्चन में करवा देता हूं, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, लोकलाइज्ड की या डीलोकलाइज्ड की? एक ही क्वेश्चन करवाता हूं, बाद में जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। ये आपका है एक ए वाला पार्ट मेथॉक्साइड आयन, और ये है एसीटेट। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये नेगेटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में आएगा। कैसे? क्योंकि ऑल्टरनेट पर है, तो ये रेजोनेंस में जब आएगा तो ये हो गया डीलोकलाइज्ड। ठीक है बच्चों, कुछ खर्च करने के लिए कुछ होना भी चाहिए, इसके बाद में कुछ है ही नहीं तो देगा क्या? इसके इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन ने ले लिए रेजोनेंस के थ्रू, तो यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, और यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, क्योंकि ये क्या होगा? लोकेलाइज्ड। क्या होगा बच्चों? लोकेलाइज्ड। ये डीलोकेलाइज्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका ऑर्डर होगा ए ज़्यादा होगा बी से, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। ओके बच्चों, तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया मैंने। जीओसी के लेक्चर आपको देखना होगा, अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसे अच्छे से देखिए, उसके बाद में ये लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। आई थिंक लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टडी शेयर के साथ में कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।